तो स्टूडेंट, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वैद्युत धारा का मतलब है कि हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग होती है, घरों में हम देखते हैं, तो उसी तरीके से हम क्या क्या यूज़ करते हैं घरों में। तो जैसे हम वो एक वोल्टेज बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हम इनका जो है किस तरीके से सिंबल इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी का सिंबल होता है इस तरीके से। तो बैटरी में हमें पता है दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें क्या होता है, एक विभवांतर हम इस्तेमाल करते हैं बी, यानी बी वोल्ट की बैटरी। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली इसे बोलते हैं विभवांतर। ये इन दोनों टर्मिनलों के बीच का जो है विभव है, यानी कि वोल्टेज है। और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बी वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की है। तो बैटरी के हमें पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये पहला हमारा जो है सर्किट का जो हम जो वैद्युत धारा में जो सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट थ्योरी, उसका पहला ये कंपोनेंट है, यानी कि विभवांतर यानी कि वोल्ट, यानी कि जिसे हम बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है कि जब वोल्टेज होता है तो हमने देखा कि उसमें वैद्युत धारा भी बहती है। तो वैद्युत धारा को लिखते हैं आई से, यानी कि करंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं करंट, यानी कि वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, तो सिंपल सी भाषा में वैद्युत धारा कुछ नहीं होता ही है। वैद्युत धारा होता है आवेशों का प्रभाव, यानी अगर हम Q को आवेश लिखें, आवेश कितने पर सेकंड समय में जो है T यानी कि समय में प्रवाहित हो रहे हैं, ये हमारी वैद्युत धारा होती है I। ठीक है, तो वैद्युत धारा क्या है कि आवेशों का प्रभाव, क्योंकि हम जो है वायर इस्तेमाल करते हैं। अगर वायर जो हम करते हैं किसी धातु का वायर होता है, या कॉपर का है या तांबे का है, ठीक है, कॉपर तांबा एक ही है, या तुम जो है चांदी का, सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक आवेश ही तो है। इलेक्ट्रॉन एक कण है जिसका आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है वो उसकी जो आवेश की जो मूल इकाई होती है, आवेश की मूल इकाई होती है यानी कि E, उसके बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन आवेश की मूल इकाई E के बराबर होता है। तो क्या होता है, जो भी हमारे धातु होती हैं, कंडक्टर, धातुओं को बोलते हैं जो कंडक्टर, यानी कॉपर, सिल्वर, आयरन, जो भी इस्तेमाल करो, उन सब में क्या होते हैं, मुक्त आवेश होते हैं। तो उन मुक्त आवेशों का प्रभाव जो पर सेकेंड डी, वही हमारी विद्युत धारा होती है, यानी कि करंट। तो पहला कंपोनेंट हो गया हमारा वोल्टेज, और दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा विद्युत धारा। अब अगली चीज़ जो हमारे सर्किटों में हम देखते हैं, हम ज़्यादातर रेजिस्टेंस देखते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक तरीके से जो है वैद्युत धारा को रोकने का काम करता है। यानी कि जिस तरीके से अगर हम जो एक आपने देखी होगी कि जो हम टैप इस्तेमाल करते हैं, टैप यानी कि जो पानी वाली नली होती है, उसमें क्या है कि जितनी नली खोलोगे उतना पानी निकलेगा। तो उसमें अगर कम नली खोलो, कम घुमाओगे तो कम पानी निकलेगा, और ज़्यादा घुमा दोगे तो ज़्यादा पानी निकलेगा। तो प्रतिरोध भी उसी तरीके से है कि ये क्या करता है, इसको हम जो इसका सिंबल होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि ये एक तरह का अवरोध है जो अवरोध पैदा करता है वैद्युत धारा के प्रभाव में, करंट के प्रभाव में ये अवरोध पैदा करता है, इसीलिए इसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोध समझ में आ गया। प्रतिरोध उसी तरीके से जैसे नल का जो होता है हमारा, टैप खोल दो, ज़्यादा खोलोगे पानी ज़्यादा निकलेगा, कम खोलोगे कम। तो ये प्रतिरोध का जो मान है, ठीक है, वो हमें बताता है कि हमारे सर्किट में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित करेगी। तो अब इनके, क्योंकि मूल जैसे हमने इसका मात्रक लिखा वोल्ट, ये किसका होता है, विभवांतर का। करंट का मात्रक होता है एम्पियर, इसको जो इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसी तरीके से जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम। ओम को लिखते हैं ओमेगा से, इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, इसे कहते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। ठीक, तो अब ये क्या है कि तीन चीज़ें जो मिलके हमारा पूरा सर्किट बनाती हैं। जो करंट, वैद्युत धारा का प्रभाव है, उसका सर्किट हमें इन तीन कंपोनेंट से मिलता है। लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन यानी कि जो उनका संबंध है वो हमें ओम का नियम के द्वारा पता चलता है। तो ओम एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया कि उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे जो चालक होते हैं, ये नियम चालकों के लिए ही लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ चालक यानी कि कंडक्टर, यानी कि कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये नियम जो है चालकों के लिए दिया। उन्होंने कहा कि जो जितने भी चालक होते हैं उनके
सिरे पर जो विभवांतर लगाया जाता है यानी कि पोटेंशियल, अगर हम यहाँ ये तार है, अगर यहाँ पे इसको पोटेंशियल यानी एक बैटरी से जोड़ दें, हम इसको क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, तो ओम ने कहा कि हम जितना विभवांतर इसमें लगाएंगे यानी बैटरी का विभवांतर आप भी बढ़ाते जाओ तो इसमें क्या होगा, जो है तार में करंट क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही करंट उसी अनुपात में बढ़ता चलेगा। ऐसा नहीं कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, नहीं, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। और हम इस करंट को जब अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो यहाँ इक्वल का साइन आता है और ये एक यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है RI, और इस नियतांक को बोलते हैं हम प्रतिरोध, जो हमने अभी पढ़ा। तो जो अगर आप किसी भी तार में किसी भी चालक के सिरे पर आप अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो उसमें विद्युत धारा बढ़ेगी, लेकिन किस अनुपात में बढ़ेगी वो निर्भर करेगा कि उसका प्रतिरोध कितना है, उस तार का प्रतिरोध कितना है। तो इसी नियम को हम कहते हैं ओम का नियम, यानी कि ये ओम साइंटिस्ट है उनका नियम है ये। तो B बराबर RI, तो ये ओम का नियम होता है, ठीक है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि कितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो कितना करंट बढ़ता है। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हुई। हमारे किसी भी सर्किट में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो वोल्टेज, उसमें बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध, ठीक है। तो ओम्स का नियम ध्यान रखना, ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ चालकों के लिए ही वैलिड है, ये हर किसी के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चालकों के लिए वैलिड है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि अगर हम जो है एक्स अक्ष पर करंट को लें, ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, करंट, किसमें, एम्पियर में। हमेशा याद रखो जब हम किसी भी भौतिक राशि को लिखते हैं, ये सारी क्या भौतिक राशियाँ हैं, वोल्टेज क्या एक भौतिक राशि है, तो उनका मात्रक हमेशा लिखो। तो ये बी वोल्ट है, ये एम्पियर है। अब ये जो साइन बता रहा है कि ये इसके अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब है कि वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, लीनियरली, यानी कि एक लाइन के हिसाब से कि जितना बी बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो रेखा है इसका जो मान हर बिंदु पे अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा क्या देगा, हमेशा हमें एक प्रतिरोध देगा R। तो इस तरीके से ये बी आई के द्वारा, तो ये ओम का नियम है कि एम्पियर जितनी धारा बढ़ाते जाओ, जितनी वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उसी हिसाब से उसमें धारा बढ़ती चली जाएगी, और ये उस पर निर्भर करेगी कि उस चीज़ का प्रतिरोध क्या है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें बेसिक समझनी चाहिए, और यही ओम का नियम है जो कि चालकों के लिए जो है चालकों पे डिपेंड करता है। तो हमने अभी पढ़ लिया कि जो वोल्टेज, सिंपल सी बात है, किसी बैटरी का विभवांतर हमें फिक्स नंबर होता है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। करंट क्या है, 1 एम्पियर धारा, जितना आवेश बहेगा उतना। लेकिन अगर कोई चीज़ पढ़ने की है तो वो है हमारा प्रतिरोध के बारे में पढ़ना, कि प्रतिरोध आखिर किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं और प्रतिरोध का किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध यानी कि R, ठीक है। तो हम अब जो है उन तीन चीज़ों में से जो मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A होता है। अब यहाँ पर रो L और A क्या है कि मान लो ये तार है, तार की एक फिक्स लंबाई भी होगी। अब तार क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलर ही तो होते हैं, इस तरीके से एक बेलना आकार बनाते हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया ए, एरिया, ये ए क्या है, ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, तार का क्षेत्रफल है, और एल जो है तार की लंबाई है, कि एल लंबाई का और ए क्षेत्रफल का हमें तार दिया हो तो उसका प्रतिरोध उसके तार की लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जितना लंबा तार होगा उसका जो है प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती या क्षेत्रफल के 1/a के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, इस तार को मोटा तार इस्तेमाल करोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा,
और अगर जितना लंबा तार इस्तेमाल करोगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। फिर ये ओमेगा क्या है, ये रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। और रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है कि ये हर तार के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो अगर तुम लोहे का तार इस्तेमाल करोगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी, तांबे का अलग इस्तेमाल करोगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी, चांदी का तार इस्तेमाल करोगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी। क्योंकि तुम्हें मालूम है एक चीज़ कि चांदी का तार जो होता है वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा जो है वो कंडक्ट करता है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी विद्युत धारा बहती है। तो उसके लिए ये वैल्यू अलग होती है, हर तार के लिए अलग होती है। तो ये तो जो है तार पे डिपेंड करती है कि आपका जो तार है वो किस मटेरियल से बना है, ठीक है, कि वायर के मटेरियल पे ये निर्भर करती है। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तार के लिए क्या रहेगा, एक फिक्स नंबर रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई चीज़ बदल सकती है तार के लिए तो उसकी लंबाई और उसका एरिया। तो अगर आप उसकी लंबाई बढ़ा दोगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला प्रतिरोध का डिपेंडेंस ये हो गई कि वो प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई कितनी है और तार का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक। अब दूसरी चीज़ है कि ये तार के तापमान पे भी निर्भर करता है। दूसरा है तापमान पे, कि अगर आप किसी चालक का ताप, टेम्परेचर जैसे T से लिखें हम, तो अगर बढ़ाते हो तो चालकों के लिए प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि ताप बढ़ाने पे आप ताप को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप मतलब किसी वायर को, ठीक है, गर्म करते जाओ तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ता ही चला जाएगा। और वो किस तरीके से बढ़ता है, उसका फॉर्मूला होता है R/RT किसी टेम्परेचर पे, T क्या है, तापमान है, किसी तापमान पर जो प्रतिरोध होता है वो R0, यानी कि ये T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका कोई प्रतिरोध होगा, फिक्स नंबर है, और 1 + α/T ये होता है। यानी कि किसी भी तार का प्रतिरोध तापमान पर कैसे निर्भर करता है कि किसी तापमान T पर जो उसका प्रतिरोध है, अगर कैपिटल T लेके चल रहे हैं तो कैपिटल T लिखने से तो ये हो जाता है R0 α/T। अल्फा एक कांस्टेंट होता है, यानी कि एक नियतांक होता है। ये भी, ये क्या है, नियतांक है, यानी कि एक गुणांक होता है, एक कांस्टेंट है किसी भी तार के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक बस जो है तार की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पे, दूसरा जो है तापमान पे, ठीक है। और ये उसका फॉर्मूला होता है तापमान पे। इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। अब आते हैं कि इन प्रतिरोधों को हम जो है सर्किट में किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ये क्विक व्यू है इनका, क्विकली तुम्हारा पूरा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम प्रतिरोधों को जो है सर्किट में, यानी कि जो है दो तरीके से जोड़ते हैं। एक है तुम्हारा श्रेणी क्रम, और दूसरा तरीका है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और दूसरा तरीका समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि मान लो एक प्रतिरोध है, ये एक बिंदु पे यहाँ जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे आया, तो दूसरे प्रतिरोध को उसके एक बिंदु से जोड़ो इस तरीके से, फिर अगले प्रतिरोध को अगले बिंदु से जोड़ दो उस तरीके से। तो इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो ये एक तरीके की श्रेणी तो बन रही है। अगर इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है, तो इसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम में, कि सीरीज वाइज उन्हें जोड़ते चले गए, हम ऐसे जोड़ते चले गए, ठीक है। और समानांतर क्रम क्या है कि मान लो दो बिंदु हैं तुम्हारे, उनके बीच ही सारे प्रतिरोधों को जोड़ते हो आप। एक प्रतिरोध R1 को जोड़ा यहाँ पे, दूसरे प्रतिरोध को इन दो बिंदुओं के बीच में फिर जोड़ दिया, तीसरे को भी इन्हीं बिंदुओं के बीच में जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं समानांतर क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये तुम, इसका R1 हो गया प्रतिरोध, इसका R2 हो गया, इसका R3 हो गया, तो इसको कहते हैं समानांतर क्रम में जोड़ना, और इसको कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। यानी कि ये लगातार एक के बाद एक जोड़ते चले जाओ। इसमें क्या करना है कि 2 पॉइंट फिक्स करो और उन्हीं के बीच में सारे प्रतिरोधों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये समानांतर क्रम हो गया और ये श्रेणी क्रम हो गया, ठीक।
अब यहाँ पे पॉइंट समझने का ये है कि हम जब भी किसी चीज़ों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समानांतर क्रम में जो धारा होती है करंट, वो हमेशा एक समान होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक समान रहेगा, यानी हर प्रतिरोध के अंदर जो धारा होगी वो एक समान रहेगी। इसमें भी धारा अगर आई है तो इसमें भी धारा आई होगी और इसमें भी धारा आई होगी, तो एक समान ही करंट फ्लो करेगा श्रेणी क्रम में। लेकिन जो विभवांतर होगा बी वोल्ट, वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इन दो पॉइंटों के बीच में वो V1 वोल्ट होगा, इनके बीच में जो पॉइंट वोल्टेज होगा वो V2 वोल्ट होगा, इनके बीच में जो होगा वो V3 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रखोगे श्रेणी क्रम में अगर कौन सी चीज समान रहती है, करंट। हर प्रतिरोध के अंदर एक ही करंट फ्लो करेगा, लेकिन उनके बीच में जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा, बी। ये हो गया श्रेणी क्रम का पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रखना श्रेणी क्रम में क्या रहता है कि करंट तो एक समान रहती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। बट समानांतर क्रम में क्या होगा कि देखो अगर हम इसे एक बैटरी से जोड़ दें बी के, तो इसमें देखो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभवांतर है वो क्या है, समान है। अब समांतर क्रम में क्या रहेगा कि बी समान रहेगा, एक समान रहेगा एकदम। बट इसमें क्या होगा, इसमें करंट अलग अलग फ्लो होगी, इसमें करंट I1 होगी, इसमें करंट I2 होगी, इसमें करंट I3 होगी। तो क्या चीज़ अलग हो जाएगा, करंट, वैद्युत धारा अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है कि समानांतर क्रम में तो विभवांतर सेम है और धारा अलग अलग है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या है कि धारा एक समान है और विभवांतर जो है अलग अलग है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें याद रखने, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों पे आगे हम इनका जो है आगे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी कि इनको जोड़ने पे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये दो क्रम समझ में आ गए, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में एक समान धारा बहती है और वोल्टेज अलग अलग हो जाती है हर प्रतिरोध में, और समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहती है हर एक रेजिस्टेंस के अंदर, प्रतिरोध के अंदर, बट धारा अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो अब हम जो है तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, श्रेणी क्रम के लिए क्या रहेगा और समानांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब हम जो गणना करेंगे किसकी करेंगे, तुल्य प्रतिरोध की। ठीक है, तो उसी तरीके से हम सर्किट बनाएंगे। एक हमारा R1 रेजिस्टेंस है, हम अभी फिलहाल 3 रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे, इसको हम आगे के लिए भी कर सकते हैं, 3 4 कितने भी लगा दो। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, अब मैंने जैसा बताया कि इसमें धारा तो आई बहेगी तीनों में, लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अलग अलग। इसमें V1 हो जाएगा विभवांतर, इसमें V2 हो जाएगा विभवांतर और इसमें V3 हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, अब याद करो ओम का नियम। ओम का नियम कहता है V = IR। ठीक है, हम अब ओम के नियम को यूज करते हुए इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कि R1 R2 R3 को जोड़ने पर जो हमें प्रतिरोध मिलेगा वो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या चीज़ बदल रही है, बी, तो टोटल विभवांतर जो होगा वो तीनों उनके सम के बराबर होगा, तीनों विभवांतरों को जोड़ने के बराबर होगा। जो इनका इन दोनों पॉइंटों के बीच, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच का जो टोटल विभवांतर होगा वो बी होगा, है कि नहीं। और ये टोटल विभवांतर किन के बराबर होगा, V1 + V2 + V3 के बराबर। ठीक है, अब टोटल विभवांतर इस फॉर्म देखो, B = IR, IR यानी टोटल करंट और R बराबर तुल्य प्रतिरोध, है कि नहीं। इन पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही तो R होगा, तो हम इसे लिख लेंगे R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है ये हमारा तुल्य प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ये किसके बराबर है, B1 I1। तो B1 किसके बराबर हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा IR1 के, क्योंकि इसमें धारा कितनी बह रही है, I, और इसका प्रतिरोध कितना, R1। इस नियम से BIR1 प्लस ये कितनी हो जाएगी, IR2 और B3 कितना हो जाएगा, IR3। तो देखो I इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, I कॉमन ले लिया तो ये हो गया R1 + R2 + R3। तो देखो इधर भी I है एक
और इधर भी आई, तो आई से आई कट गया, तो हमारा जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कि अगर सीरीज में आप प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो उन तीनों के सम के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना। इसी तरीके से हम समानांतर क्रम का निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब हम इसी को समानांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है। ये हम श्रेणी के लिए लिख लेते हैं अभी यहीं पे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ें तो उसमें जो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि समानांतर क्रम में क्या करना, हमें दो पॉइंटों के बीच के में ही सारे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जोड़ देने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। और ये किस वोल्ट की बैटरी से लगाएं, B वोल्ट की बैटरी से लगा दिए। तो हमें मालूम है इसमें धारा क्या बहेगी, I1, इसमें धारा बहेगी I2 और इसमें बहेगी I3, ठीक है। लेकिन जितनी धारा यहाँ से जाएगी उतनी धारा हमें वापस मिलेगी, है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो हमने पढ़ा हमेशा जहाँ कहीं भी यूज़ करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है कि ऊर्जा आप ना तो ख़त्म कर सकते हो ना ही ऊर्जा बना सकते हो। तो आप जितनी धारा यहाँ से बैटरी निकाल रही होगी वापस हमें उतनी ही धारा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग हो सकती है। तो ये जो टोटल धारा है वो किस रूप में बट जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के रूप में, है कि नहीं, क्योंकि ये तीनों का सम I के बराबर होगा। वापस यहाँ जुड़ गई है धारा, वापस हमें I मिल गया है। तो ये जो टोटल धारा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब देखो इसी में हम I की वैल्यू निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन R, है कि नहीं। तो ये टोटल धारा है तो टोटल प्रतिरोध के बराबर विभवांतर अपॉन R, R यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 में क्या होगा, देखो यहाँ पर भी वोल्टेज समान रहेगी, इसमें भी B1 है, इसमें भी B1 है और इसमें भी B तीनों में। तो ये हो जाएगी तुम्हारी B अपॉन R1, इसके अंदर हो जाएगी I2 B अपॉन R2 और इसके अंदर हो जाएगी B अपॉन R3। तो देखो यहाँ से B कॉमन लेके B काट सकते हैं, तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये किसमें, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, और ये है तुम्हारा समानांतर क्रम में। और हमने कैसे निकाला, हमने बस दो पॉइंट याद रखे कि समानांतर क्रम में तो धारा सेम रहती है और श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है और श्रेणी क्रम में धारा सेम रहती है। बस इसका इस्तेमाल करते हुए हमने ये तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए और इस पे फिर जो है आगे हम सवाल करेंगे जो कि इन्हीं दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हो जाएंगे।